आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तब्रेज़ मुंशी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी की शुरुआत होती है 1993 में। पंजाब में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रंजीत। अपने परिवार के साथ वो वहाँ पर रहता था, माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह। उसकी शादी होती है लखविंदर नाम की एक लड़की से। जिस वक्त शादी हुई उस वक्त रंजीत की उम्र 25 साल थी और उसने लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। एक दिन रंजीत की मुलाकात एक शख्स से हुई जो हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी में दिखने में बहुत अच्छा था। उसका नाम था सुखविंदर सिंह ढिल्लो। रंजीत की किसी वजह से मुलाकात हुई और फिर मुलाकात होते होते दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग अच्छी जमने लगी आपस में। सुखविंदर सिंह ने बताया कि वो कनाडा में रहता है और यहाँ पर पंजाब में किसी काम से आया है। रंजीत उसको मिलकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि रंजीत के दिमाग में कहीं ना कहीं बचपन से ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर सेटल हो जाऊंगा। और उसे ऐसा लगा कि मालिक ने उसे एक ये मौका दे दिया है। ये सोचकर उसने उससे कहा, सुखविंदर से कहा कि आप मुझे भी कनाडा साथ में लेके चलिए, मैं भी आपके साथ वहाँ पर रहूँगा और वहीं पर कुछ भी काम धंधा करके मैं अपना गुजारा कर लूँगा। सुखविंदर ने कहा हाँ ठीक है, एक टालने के हिसाब से। मगर रंजीत बहुत ज़्यादा बार बार कहने लगा। रंजीत के बार बार कहने पर सुखविंदर ने कहा ठीक है, एक काम करो, आप अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट बना लो। पासपोर्ट बनाने के बाद में मुझे बताओ तो मैं आपको वहाँ से वीज़ा भेज दूंगा और मैं आपका वहाँ पर रहने का सेटअप वगैरह कर दूंगा। ये सुनते ही रंजीत बहुत खुश हुआ। रंजीत ने अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बनाकर सुखविंदर से कहा कि मैंने पासपोर्ट बना लिया हूँ। उस समय तक सुखविंदर कनाडा जा चुका था। सुखविंदर ने वहाँ से वीज़ा भेजा और वीज़ा भेजने के बाद में रंजीत और उसकी बीवी लखिंदर दोनों कनाडा चले गए। सुखवीर ने वहाँ पर एक उन लोगों के लिए कमरा लेकर रखा था अलग से किराए पर। ये दोनों वहाँ पर गए, वहाँ जाके रहने लगे और फिर दोनों की अच्छी बॉन्डिंग जमने लगी, सुखविंदर की और रंजीत की। अब रंजीत ने देखा कि सुखविंदर का वहाँ पर कार खरीदना और बेचने का बिजनेस है। मतलब ये सेकेंड हैंड कार्स खरीदता था और उसको कुछ काम करा के उसको अच्छा करके वो एक अच्छे दाम में लोगों को बेचा करता। रंजीत ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसके बिजनेस में साथ में हो लूँ। इसने सुखविंदर से कहा कि मैं आपकी बिजनेस में साथ में पार्टनर बनना चाहता हूँ। सुखविंदर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई है भी नहीं कनाडा में, तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। मगर पार्टनर बनने के लिए एक अमाउंट देना पड़ेगा तुमको। एक बड़ी अमाउंट रंजीत से उसने लिया सुखविंदर ने और उसको अपना पार्टनर बना लिया ऑन पेपर। अब रंजीत जैसे ही पार्टनर बना, पार्टनर बनने के साथ रंजीत ने जी जान से मेहनत करना शुरू किया और सुखविंदर के बिजनेस में चार चांद लगा दिया। जहां पर उसकी महीने में 2 गाड़ी बिकती थी, वहां पर 8-10 गाड़ियां बिकने लगी। इतना अच्छा उसने बिजनेस को ग्रो कर दिया। अब दोनों साथ में पूरा पूरा दिन रहते, रंजीत और सुखविंदर। दोनों की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपस में जम गई थी कि रंजीत सुखविंदर को चाचा कहने लगा था और सुखविंदर रंजीत को भतीजा कहने लग गया था। दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जम गई। अब ये वहाँ पर सेटल भी हो गया, इसका बिजनेस भी हो गया रंजीत का वहाँ पर। एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने उससे कहा कि रंजीत, मैं जब से तुम यहाँ पर आए हो मैंने एक चीज़ तुम्हारे अंदर नोटिस किया हूँ कि तुम थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आते हो और अक्सर तुम खामोश रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम किसी गहरी सोच में हो। कोई अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद करूँ। रंजीत ने कहा हाँ चाचा, एक बात है जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया। सिर्फ ये बात मैं और मेरी बीवी हम दोनों ही जानते, तीसरा और कोई भी नहीं जानता है। सुखविंदर ने कहा अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। रंजीत ने कहा कि
चाचा मैं दिन ब दिन नपुंसकता की ओर जा रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाले कुछ ही समय में पूरी तरह से नपुंसक हो जाऊँगा। सुखविंदर सिंह ढिल्लो बड़े इत्मीनान से मुस्कुराया। मुस्कुरा के कहा, बस इतनी सी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मेरे पास इसका इलाज है, मैं इसकी एक दवा बनाता हूँ जो मैं तुमको दूंगा, जिससे ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। रंजीत बड़ा खुश हो गया कि इतना बड़ा मेरी लाइफ का प्रॉब्लम एक झटके में चाचा ठीक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चाचा ने कहा, ठीक है मैं तुमको गोली दे दूंगा। उससे कुछ दिन पहले ही चाचा ने भतीजे से कहा, यानी सुखविंदर ने रंजीत से कहा कि रंजीत एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि मालिक न करे कहीं ऐसा हो कि मुझे कुछ हो जाए तो पूरा बिजनेस तुम्हारा नुकसान में आ जाएगा और तुमको बहुत नए नए तरीके से बिजनेस को वापस से सेटल करना पड़ेगा और कहीं तुमको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो क्यों ना हम किसी एक डील में आपस में बंध जाए। तो रंजीत ने कहा, हम डील में तो बंधे हुए ही है, हम पार्टनर है ही। बोला, उसने कहा कि हाँ पार्टनर तो है, मगर मेरे मरने से तुम्हारा नुकसान पूरा नहीं होगा और तुम्हारे मरने से मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें नुकसान ना हो, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे नुकसान ना हो। रंजीत ने कहा, चाचा आप बताइए आप क्या चाहते हैं? चाचा ने कहा, क्यों ना हम एक जीवन बीमा करें और उस जीवन बीमा का नॉमिनी, मेरे जीवन बीमा में नॉमिनी तुम रहो और तुम्हारे जीवन बीमा में नॉमिनी मैं रहूं, यानी हम दोनों एक दूसरे के जीवन बीमा में नॉमिनी बन जाते हैं। उसने कहा, हाँ चाचा ये भी अच्छी बात है। और फिर इन लोग दोनों ने मिलकर एक कंपनी में, बीमा कंपनी में इन लोगों ने 2 लाख US डॉलर का जीवन बीमा करवाया। करवाने के बाद में अब यहाँ पर इसने बताया अपना प्रॉब्लम कि मुझे नपुंसकता की तरफ मैं जा रहा हूँ। चाचा ने कहा, मैं तुमको गोली देता हूँ। नेक्स्ट डे ही चाचा ने उसे गोली दिया। हालांकि जब चाचा ने ये रंजीत से कहा, उस समय रंजीत ने अपनी बीवी को जाकर बहुत खुशी खुशी बताया ये बात कि चाचा ने मुझसे कहा है कि वो एक गोली देंगे मुझे, जिसकी वजह से मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट डे चाचा ने उसे गोली दिया। गोली देने के बाद में उसने वो गोली को अपनी बीवी के सामने जाकर खाया और चाचा ने कहा था, सुखविंदर ने कहा था कि सोने से पहले इसको खाना। उसने सोने से पहले अपनी वाइफ के सामने खाया, मगर खाने के 1 घंटे के अंदर ही, 1 से सवा घंटे के अंदर ही उसकी तबीयत खराब होने लगी अचानक, रंजीत की। और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होने लग गई कि उसके दोनों दांत आपस में टाइट मिल गए, एकदम टाइट मिल गए उसके दांत, और उसका बदन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और वो जैसे तीर का मान होता है ऐसे टेढ़ा, वो ऐसे टेढ़ा हो गया पीछे की ओर से, यानी उसका सिर्फ ये सर और पैर ज़मीन पे था, बाकी हिस्सा पूरा ऊपर था, पूरा ऐसा राउंड हो जाता था वो। और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया, फूल गया और थोड़ी देर में उसका पेट इतना अंदर चला गया कि पीठ को लग गया। ऐसा लगता ही नहीं था कि इसके जिस्म में कहीं पर पेट नाम की कोई चीज़ है। इस तरीके से उसकी कंडीशन ख़राब हो गई और वो बार बार कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा मुझे बचाओ। और उसका कभी बदन पत्थर की तरह कड़क हो जाता और कभी रुई की तरह नरम हो जाता उसका बदन। उसकी वाइफ ने देखी और वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से और तड़प रहा था। उसकी वाइफ ने देखी, वाइफ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद में पड़ोसी लोग आए, पड़ोसियों ने इसको गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में भी वो सेम यही चीज़ कर रहा था जो वो घर पे कर रहा था। डॉक्टर्स भी देख के हैरान थे कि ऐसा पेशेंट हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा जैसा ये पेशेंट है। डॉक्टर नर्स पूरा हॉस्पिटल जमा हो गया उसको देखने के लिए, मगर वो यही कंडीशन में था। बार बार वो कभी तीर कमान की जैसा टेढ़ा हो जाता, कभी वो उसका पेट फूल जाता, कभी उसका पेट अंदर चले जाता। उसकी सांसें बार बार ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और उसके दांत दोनों आपस में एकदम टाइट दोनों आपस में मिले हुए थे, टाइट। और उसकी मुट्ठी सी बंधी हुई थी, मुट्ठी नहीं खुल रही थी उसकी, और वो पसीने पसीने हो रहे थे उसको। ये सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर
लोग, नर्स, जितना भी स्टाफ था, सब लोग परेशान हो गए। और डॉक्टर्स ने कहा कि इससे पहले हमने ऐसा पेशेंट हमारी ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी नहीं देखा। और इससे पहले कि डॉक्टर लोग कोई उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते, उससे पहले ही रंजीत ने दम तोड़ दिया, यानी रंजीत वहाँ पर ऑफ हो गया। रंजीत की ऑफ होने के बाद में डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद में जो उसके शरीर के अंदर के कुछ अंश होते हैं वो निकाल कर डॉक्टर लोगों ने लिया और उसकी रिपोर्ट आई। रंजीत की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि इसका नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ है, मगर कुछ संकेत उसमें बताए गए, कुछ डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहे, ऐसा उसमें बताया गया रिपोर्ट में। ये हो गया। अब इसकी जो वाइफ थी, इसकी वाइफ अकेली हो गई वहाँ पर, और ये जो था सुखविंदर, ये भी बड़ा परेशान हो गया कि मर गया मेरा पार्टनर। अब कुछ दिन बाद वहाँ पर एक कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक एजेंट आया। वो एजेंट आकर उसकी वाइफ को मिला, रंजीत की, और उसने कहा कि रंजीत की डेथ कैसे हो गई, मैं कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, और कहा कि उसकी डेथ कैसे हो गई, मैं उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। उसकी वाइफ ने कहा कि नॉर्मल नेचुरल डेथ हो गई, एक नॉर्मली उसने कहा, मगर वो बार बार पूछने लगा। और फिर उसने एक और बात बताई उसकी वाइफ को जो अब तक पता नहीं थी कि ये आपके हस्बैंड थे, रंजीत आपका हस्बैंड था, तो इसने सुखविंदर सिंह ढिल्लो को अपना नॉमिनी क्यों बनाया। उसकी वाइफ हैरान हो गई कि सुखविंदर सिंह ढिल्लो को उसने क्यों बनाया, मुझे भी नहीं पता, उसने कहा। फिर उसकी वाइफ ने बताना चालू किया कि उसने एक गोली खाई थी, वो गोली मैन पावर की थी, अपना मर्दाना पावर बढ़ाने के लिए उसने गोली खाई थी। और वो गोली खाने के बाद में वो ये तरीके से तड़पने लगा, उसके दांत दोनों आपस में मिल गए थे, मुट्ठी बन गई थी, वो ऐसा टेढ़ा हो गया था, सारी चीज़ें उसने उसको बताई। उसने पूरा नोट डाउन किया, लिख के लिया, और फिर उसने कहा ठीक है, बड़े अफसोस की बात है। और उसने कहा कि सुखविंदर सिंह ढिल्लो का मुझे एड्रेस दीजिए। उसकी वाइफ ने उसका एड्रेस दिया। ये एजेंट उसके एड्रेस पे पहुंचा, ढिल्लो के। अब जब सुखविंदर सिंह ढिल्लो के एड्रेस पे पहुंचा, वो सुखविंदर वहाँ पर मिला उसको। ये एजेंट उसे गौर से देखने लगा और सुखविंदर से कुछ डिटेल्स उसने लिया। कुछ डिटेल्स लेने के बाद में वहाँ से वो चला गया, और वो गौर से देख रहा था, उसको कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मगर जैसे ही वो उसके घर से बाहर थोड़ा आया तो उसको याद आया कि 1 साल 4 महीना पहले यही सुखविंदर सिंह को मैं खुद चेक देने आया था। हालांकि ये अभी जो आया था, अभी उसको 2 लाख US डॉलर का चेक देने के लिए आया था, मगर उसने चेक नहीं दिया क्योंकि उसे कुछ शक हो रहा था। और फिर उसे याद आया कि उसने 1 साल 4 महीना पहले इसी इंसान को, इसी सुखविंदर सिंह ढिल्लो को, उसने एक 3 लाख डॉलर्स का, 3 लाख US डॉलर का उसने चेक दिया था। इसकी वाइफ मर गई थी, और उसकी वाइफ मरी थी, उसके भी सेम सिम्टम्स थे जैसे रंजीत के हुए। जैसे रंजीत तड़प तड़प के मरा, उसका पेट फूल जाता था, कभी एकदम अंदर चला जाता था, ये पीछे की और एकदम तीर कमान की जैसा हो जाता। ये सारी चीज़ें उसकी वाइफ में भी यही चीज़ मैंने देखा था। उसको याद आया, उसने क्या करा, उसने सीधा गया पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन जाके उसने पुलिस पे कंप्लेन किया और बताया पुलिस को ये सारा मामला कि दोनों के मरने के, इसकी वाइफ, ढिल्लो की वाइफ और रंजीत उसका पार्टनर, दोनों के मरने के सेम सिम्टम्स थे, सेम उसी तरह से वो लोग तड़प तड़प के मरे, और दोनों का नॉमिनी यही था। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो ऑफिसर भी बहुत समझदार था। ऑफिसर्स ने एक वहाँ पर एक्शन लिया, और एक्शन ऐसा लिया, देखिए अभी कुछ उसमें था नहीं, अरेस्ट करने जैसे कोई एविडेंस थे नहीं, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर एक जासूस को अपॉइंट किया जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। उस जासूस को वहाँ पर जासूस को अपॉइंट किया, और उसके नीचे कुछ पुलिस, उसके हाथ के नीचे कुछ पुलिस वालों का स्टाफ दिया, और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तुम करो। वो जो एजेंट था, जो वो कंपनी से आया था, उसका नाम था क्रिस्टियन एलियट। अब
ये जो जासूस था जो पुलिस की तरफ से दिया गया था, इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसने सुखविंदर सिंह ढिल्लों के नॉमिनीज के पूरे पेपर वगैरह देखा और उसने पता किया कि इसकी बीवी कैसे मरी थी। तो उसको पता चला कि उसकी बीवी वैसे ही मरी थी जैसे कि रंजीत मरा, वैसे ही तड़प तड़प कर। पुलिस वाले भी सोच में थे कि ये एक ही इंसान दो लोगों का नॉमिनी हो कैसे सकता है। ये डिटेक्टिव इनके पीछे लगाया गया और डिटेक्टिव ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया। अब ये जो उसकी वाइफ और रंजीत था, इन लोगों का उसने इन लोगों का देखा कि दोनों का मरने के जो सेम सिम्टम्स ही थे दोनों के। ये देखने के बाद में उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ ही दिनों बाद उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस में सबमिट किया और वो रिपोर्ट में कुछ इस तरह लिखा था कि 5 मई 1959 को पंजाब लुधियाना में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था फागुल। उसको 3 बेटे थे और एक बेटे का नाम था सुखवीर, दूसरे का नाम था दर्शन और तीसरे का नाम था सुखविंदर सिंह ढिल्लो। सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो था वो बचपन से ही थोड़ा शार्प माइंडेड था और वो पैसे का लोभी था, लालची था। जब सुखविंदर सिंह ढिल्लो 5 साल का हुआ तब उसके पिताजी ऑफ हो गए थे और उसे पहले से ही ऐसा था कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जाकर कुछ बिजनेस करूं, कुछ धंधा करूं। 1981 में सुखविंदर सिंह ने अपने छोटे भाई को लेकर ऑरेंटिरो, लंदन में जो जगह है ऑरेंटिरो हैमिल्टन, यहाँ जाकर वो रहने लगा और रहकर उसने कई सारी कंपनीज में पहले जॉब किया और जॉब से मगर इसको ऐसा लगा कि मैं शायद तरक्की नहीं कर पाऊंगा जीवन में, इसलिए उसने गाड़ियों का धंधा शुरू किया, खरीदना और बेचना, जिसमें वो अच्छा पैसा कमाने लगा। मगर ये बहुत ज़्यादा लालची इंसान था। इसको जब ये गाड़ियों का बिजनेस करने लगा तब इसे समझ में आया कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है और इंश्योरेंस की क्या वैल्यू होती है। इसने देखा कि गाड़ियों का जब आपस में एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी किस तरह उसको पैसा देती है, एक्सीडेंट होने वालों को किस तरह से पैसा देती है और कितना अमाउंट देती है। क्या उसने देखा कि इसमें तो बहुत फ़ायदा होता है और फिर उसने गाड़ियों के एक्सीडेंट करवाना शुरू कर दिया, यानी खुद ही अपनी गाड़ियों के एक्सीडेंट करवाता और खुद ही इंश्योरेंस क्लेम करता। ये उसने गोरख धंधा वहाँ पर चालू कर दिया। उसके बाद में 1983 में सुखविंदर पंजाब में लुधियाना में आया और वहाँ पर परवेश कौर नाम की एक लड़की से उसने शादी कर लिया। परवेश कौर के घर वालों ने देखा कि लड़का लंदन का है, उसकी गाड़ियों का बिजनेस है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ बराबर है। उन लोगों ने उससे शादी करवा दी। शादी करने के बाद में सुखविंदर सिंह ने उनसे एक अच्छा खासा अमाउंट लिया दहेज के तौर पर और परवेश कौर को लेकर वापस वो कनाडा चला गया और कनाडा में साथ में वो रहने लगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर कुछ दिनों के बाद में सुखविंदर ज़बरदस्ती उसको किसी भी छोटी मोटी बात पर परवेश को मारा करता बुरी तरह से और फिर परवेश को उसने काम पर भेजा, बोला कि घर पर बैठ कर कुछ नहीं होगा, जॉब पर जाओ। और फिर वो जॉब पे जाने लगी। वो कहीं काम ढूंढ रही थी, कहीं पर भी जो उसको जॉब मिलता वो करती। जैसे कि उसने मशरूम की खेती में काम किया, चावल का उसने बिज़नेस किया, फिर उसने जूतों की कंपनी में काम किया। ऐसा कुछ जगहों पर उसने काम किया। मगर उसके थोड़े टाइम बाद परवेश को बच्चा हुआ, एक उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के बाद में वो बड़ी खुश थी। 1985 में उसने बेटी को जन्म दिया और उसका बहुत मन लग गया था बच्ची के साथ में। अब उसने जॉब पर जाना बंद कर दिया था। मगर कुछ ही दिन बाद परवेश को सुखविंदर ने फिर मारा और फिर कहा कि काम पर जाओ। अब वो अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर कुछ घंटों के लिए काम पर जाया करती। फिर 1988 में परवेश कौर को एक और बच्ची को उसने जन्म दी जिसका नाम था अमन। उसके बाद 1981 को फिर 1990 को उसने परवेश कौर ने फिर एक बच्ची को जन्म दिया
जन्म नहीं दिया, यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने, सुखविंदर ने उसे इंडिया लेकर आया सारी जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल में, और पता किया कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि उसको पहले से ही सुखविंदर को लड़के का शौक था और उसको लड़कियां ही पैदा होती जा रही थी। उसने ये जांच करवाया कि लड़का है होने वाला है या लड़की, तो पता चला कि लड़की होने वाली है। इसने उसकी वाइफ का एबॉर्शन करवा दिया हॉस्पिटल में, और उसने कहा कि मुझे अभी और बच्चा नहीं चाहिए, और अपनी बीवी को वापस वो कनाडा लेकर चला गया। और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, यानी 30 जनवरी 1995 को परवेश कौर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और ख़राब वैसे ही हुई जैसे रंजीत की थी। उसने भी अपने दांतों को ज़ोर से दबा दिया था, मुट्ठी उसने दबा ली थी, वो पसीना पसीना हो गए थे, और वो तीर कमान की तरह ऐसा उल्टा पीछे से वो टेढ़ी हो जाती थी और बिल्कुल तीर के कमान की तरह हो जाती थी वो, और कभी वो लकड़ी की तरह सीधी हो जाती और उसका बदन लोहे की तरह कड़क हो जाता, कभी उसका जिस्म रुई की तरह नरम हो जाता, यानी, और वो चिल्ला रही थी कि मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, बार बार वो भी चिल्ला रही थी। उसको पड़ोसियों ने देखा, पड़ोसियों ने देखकर उसको उठाकर गाड़ी में डालने की कोशिश की, मगर उसके पैर इतने ज़्यादा कड़क सीधा रखी थी उसने कि उसको गाड़ी में भी नहीं डाला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी में डाला गया, कार में, और कार में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी उसने वो यही चीज़ कर रही थी कि उसका बदन को पीछे से वो टर्न कर देती थी, कभी पेट बहुत बड़ा हो जाता था फूल के, कभी उसका पेट इतना अंदर हो जाता था कि पीछे पीठ से लग जाता था इतना, और वो तड़प रही थी, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही थी कि वो तड़प रही थी और वो बार बार कह रही थी कि मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। डॉक्टर्स देखकर हैरान थे, पूरा स्टाफ वहाँ पर भी जमा हो गया, सेम वैसे ही जैसे कि रंजीत के टाइम पर हुआ था। और फिर 4 दिनों तक वो ये कंडीशन में रही, और 3 फरवरी 1995 को उसने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद में डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करने के बाद में उसका भी कॉज ऑफ डेथ, मरने की वजह नेचुरल बताई गई, रिपोर्ट में आया, मगर वो रिपोर्ट में भी ऐसा लिखा हुआ था कि देयर इज सम डाउट्स, कुछ डाउट्स है कि इसकी मौत में जो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये 2 जन हो गए, एक तो परवेश कौर उसकी वाइफ और एक रंजीत, और ये डिटेक्टिव की इंक्वायरी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इंडिया आए, ये लोग इंडिया आके इन लोगों ने ये सारा चीज़ को ओपन किया। इंडिया आकर डिटेक्टिव जो था कनाडा का, उसने वहाँ लोकल पुलिस में मिला, लोकल पुलिस में मिलकर सारी बातें उसने बताई लोकल पुलिस को, और लोकल पुलिस की भी वहाँ पर मदद ली। और फिर उसने ये बताया कि रंजीत की मौत से 1 साल 4 महीना पहले ही इसकी डेथ हुई थी, इसकी वाइफ की, ये भी उनको पता चला। यानी वो जो एजेंट था, वो एजेंट ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। कनाडा की पुलिस, जासूस दोनों मिलकर यहाँ पर आकर, इंडिया में आकर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और जब इसकी वाइफ मरी, इसकी जब परवेश कौर मरी, परवेश कौर के मरने के कुछ ही दिनों बाद ये कनाडा से इंडिया आया। इंडिया में आकर उसने एक शादी किया, और फिर उसने एक और शादी किया। ऐसे उसने 2 और 2 के बाद में फिर वो वापस कनाडा जाता, फिर इंडिया आता, फिर कनाडा जाता, फिर इंडिया आता, और फिर एक और शादी किया, कपूरथला की एक और लड़की से उसने शादी किया। यानी कि उसकी वाइफ के मरने के बाद में उसने 2-3 शादी और कर लिया। वो शादी करने की उसकी बार बार ये वजह थी कि वो उनके घर वालों से एक मोटी रकम दहेज के तौर पर लेता था। वो लगातार इंडिया से कनाडा, कनाडा से इंडिया, बार बार वो आ रहा जा रहा था। अपनी बीवी मरने के 3 सप्ताह, 9 हफ्ते के अंदर उसने शादी कर लिया, 3। और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसकी जो दूसरी बीवी थी उसको जुड़वां बच्चे हुए, दोनों जुड़वां बच्चे हुए, दोनों लड़के थे। एक का नाम था गुरमीत और एक का नाम था गुरविंदर। इनके पैदा होने के 12 दिन बाद ही इन दोनों की भी मौत हो गई थी। और इन दोनों की भी मौत की वजह उसकी बीवी बताती है, पड़ोसियों को बताती थी कि वो लोग
अकड़ रहे थे, यानी उनका जिस्म भी वैसे ही हो रहा था जैसे जैसे रंजीत का हो रहा था और उसकी वाइफ परवेश का हो रहा था, वैसे ही उनका जिस्म हो रहा था और वो लोग कड़क हो जा रहे थे। और वो सारी चीज़ें वैसे उनका, बच्चों का भी पेट खुल जा रहा था, वो सारी चीज़ें वैसे ही हो रही थी जैसे कि रंजीत का और परवेश का हो रहा था। और फिर वैसे ही दोनों बच्चों ने एक साथ, दो बच्चों ने दम तोड़ दिया। अब जब छोटे बच्चे जब मरते हैं तो उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। ये लोग जब, ये जो जासूस थे कनाडा के और पुलिस वाले थे, ये लोग जब इंडिया आए, इंडिया में इन लोगों ने इनको ये पता चला कि ये वाइफ थी उसकी, और वाइफ के बच्चे थे, ये दो बच्चे भी मर गए। इन लोगों ने वो दो बच्चों को कोर्ट का ऑर्डर लेकर खुदवाया और खुदवा कर उनका भी उन लोगों ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद में उनके भी जिस्म के कुछ अंश, कुछ हिस्से उन लोगों ने स्टोर करवाए डॉक्टर्स के यहाँ पर। और फिर उसकी एक बीवी और, वो भी मर गई। यानी कि टोटल मिलाकर, और वो भी इसी तरह से मरी, यानी कि टोटल मिलाकर ये दो बच्चे और बीवी, और वहाँ पर परवेश कौर और रंजीत, यानी कि टोटल मिलाकर इस मामले के अंदर 5 मौतें हो गई। और यहाँ पर ये जो सारी रिपोर्ट्स थी, अलग अलग जो ये पांचों लोगों की जो रिपोर्ट्स थी, वो रिपोर्ट्स, उनके जो अंश जो रखे गए थे हॉस्पिटल्स में, वो अंश उसको लाया गया वापस, और फिर वापस से री इन्वेस्टिगेशन किए उसको पूरे को, और फिर पता किया गया कि इसमें क्या है ऐसा जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से ये लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। तब पता चला कि यहाँ पर इंडिया में एक जड़ी बूटी पाई जाती है, एक पेड़ होता है, वो पेड़ का एक बीज होता है। वो बीज अगर किसी को खिला दिया जाए किसी भी बहाने, तो वो उसकी यही कंडीशन होगी जिस तरह इन लोगों की हुई। ये बात कंफर्म हो गई कि उनको ये पेड़ का बीज खिलाया गया और हर किसी को अलग अलग बहाने से इसने खिलाया था। जैसे कि उसकी बीवी को ये कहकर खिलाया कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी, उनकी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो उसने ये दवा खिलाया। और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, उसका इंश्योरेंस तो $3 लाख का हो गया। उसके बाद में उसने रंजीत को खिलाया नपुंसकता के लिए, और फिर ये दो बच्चों को खिलाया, ये बोल के जब बच्चे पैदा होते हैं तो नॉर्मली होता ही उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती ही है, ये कॉमन बात है। इसने थोड़ी सी बच्चों की तबीयत खराब हुई, इसने अपनी वाइफ को ये गोली दिया और कहा कि उनको ये खिलाओ। उनको ये खिलाया, उनकी डेथ हो गई। उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, उसकी बीवी को ये खिलाया और उसकी भी डेथ हो गई। मतलब कुल मिला के 5 लोगों की डेथ हो गई। और 5 लोगों का जो कॉज ऑफ डेथ वजह थी, वो वजह यही थी कि इन लोगों को एक झाड़ का बीज खिलाया गया। पुलिस ने, कनाडा की पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में सारा मामला कोर्ट में रखा। कोर्ट में रखने के बाद में कोर्ट ने देखा कि ये सारे सबूत, सारे एविडेंसेस, सब पर गौर किया। कोर्ट ने गौर करने के बाद में उसे सज़ा दी गई। सज़ा, उसको 25 साल की सज़ा दी गई। 25 ईयर्स ये जेल में रहेगा। और फिर इसके ऊपर 5 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम थे। और फिर बताया जाता है कि 2013 में इसकी ये जेल में था, इसकी जेल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ख़राब होने के बाद में इसको 16 नवंबर 2013 को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बताया जाता है कि हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई। इसको जो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया था वो था, इसको अरेस्ट किया गया था 1 अगस्त 1997 को, और इसको जो सज़ा सुनाई थी वो 1 अगस्त 2001 को, और इसकी डेथ हो गई 16 नवंबर 2013 को। इसके ऊपर 5 कत्ल के इल्ज़ाम थे। 5 लोगों के कत्ल किया था इसने, सिर्फ एक लालच की खातिर। ये जो मामला मैंने आपको बताया, इसके ऊपर इससे पहले कई सारी फिल्में बनी हैं और कुछ टीवी सीरियल्स भी बने हैं। और एक
किताब इसके ऊपर लिखी गई। जो किताब बहुत प्रसिद्ध हुई थी वो किताब भी इसके ऊपर ही बनाई गई थी। इसके पास पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका था क्या? पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इंसान को लालची होना, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर लालच होती ही है और होना भी चाहिए। तरक्की करने की लालच, ईमानदारी से पैसा कमाने की लालच, किसी की मौत से पैसा कमाने की लालच इंसान को ले डूबती है, जैसे कि इसको ले डूबी। ये इसने अपनी एक ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा जेल में बिताया और जेल में बिताने के बाद में इसने हॉस्पिटल में लावारिस की तरह दम तोड़ दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।